हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉलेज मेट अकेडमी। आज की इस क्लास में हम लोग लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के बारे में 9 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट, उसके बाद अजम्पशंस, उसके बाद इंटरटेम्पोरल बजट कांस्टेंट ऑफ हाउस होल्ड। चौथे नंबर पे पढ़ेंगे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। पांचवें नंबर पे पढ़ेंगे कंजम्पशन स्मूथिंग। छठे नंबर पे सेविंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सातवें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे मोदी ग्लानी ब्रम्बर्ग लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। और आठवें नंबर पे पढ़ेंगे कंजम्पशन स्ट्रीम ओवर लाइफ टाइम। और आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, हम सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस का। और ये लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस का जो कंसेप्ट हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ये दिया है मोदी ग्लानी और ब्रम्बर्ग्स ने। अब ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, और ये इंडिविजुअल इस बात को जानता है कि इसकी जो इनकम है ये पूरी लाइफ एक जैसी नहीं रहेगी। ये सिस्टमेटिकली वेरी करती है, यानी चेंज होती है, बढ़ती है, घटती है। एक ऐसा भी टाइम आएगा जब ये एजिड हो जाएगा, सीनियर सिटीजन हो जाएगा, और जब ये पैसा नहीं कमा पाएगा, जब इसके पास कोई इनकम नहीं आएगी, बट इसको उस टाइम पे भी रोटी खानी होगी, खाना खाना होगा, कपड़े पहनने होंगे, और इसकी जरूरतें तब भी होंगी। मीन्स कहने का मतलब यह है कि हमारी इनकम बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, और जब हम लोग एजेड हो जाते हैं तो हमारी जो इनकम है वो कम हो जाती है। कई बार तो इनकम होती भी नहीं है, लेकिन हमें तब भी कंजम्पशन करना ही पड़ता है, हम तब भी चीजें कंज्यूम करते हैं, और चीजें कंज्यूम करने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है। तो इनकम तो बढ़ती घटती रहती है, लेकिन कंजम्पशन हमें पूरी लाइफ टाइम करना होता है। तो कंजम्पशन स्मूथिंग का मतलब है होता है कंजम्पशन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम स्प्रेडेड इवनली। यानी कि हम लोग अपनी पूरी लाइफ में, लाइफ के अलग अलग पॉइंट पे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे अपने कंजम्पशन को इक्वल रख पाए। यानी हम आज भी कंज्यूम कर रहे हैं और तब भी कंज्यूम कर पाए जब हमारे पास इनकम नहीं होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें सेविंग करनी पड़ती है। अब लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस क्या कहती है, ये इंडिविजुअल अपने टोटल लाइफ टाइम रिसोर्सेज को, यानी इसके पास जितने भी रिसोर्सेस होंगे पूरी लाइफ में, ये उनको डिवाइड करेगा इक्वली। इसको कंजम्पशन करना है ना, जब ये सीनियर सिटीजन हो जाएगा या जब इसके पास इनकम नहीं होगी तब भी चीजें कंज्यूम करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसे अपनी पूरी लाइफ टाइम रिसोर्सेज को डिवाइड करना होगा इक्वली। अब ईच पीरियड ऑफ हिज लाइफ, यानी अपने लाइफ के हर टाइम पीरियड पे ये अपनी इनकम को इक्वली डिवाइड कर देगा। इक्वली डिवाइड करके ये अपनी पूरी लाइफ में कंजम्पशन करता रहेगा, और इसे कभी भी कंजम्पशन ना कर पाने की नौबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये सिचुएशन कैसे अचीव होगी, ऐसे कैसे किया जाएगा कि हम अपनी टोटल लाइफ टाइम रिसोर्सेज को इक्वली डिवाइड कर पाए, ये सब हम इस क्लास में समझेंगे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद इस सिचुएशन को हम लोग कैसे अचीव करेंगे कि हम पूरी लाइफ में अपने कंजम्पशन को स्मूथली करते रहें, ये समझने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हमें पहले, सबसे पहले कुछ अजम्पशंस पता होने चाहिए। तो पहले हम अजम्पशंस को पढ़ लेते हैं। देखिए, ये हैं अजम्पशंस लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के। सबसे पहला अजम्पशंस तो ये है कि हर आदमी, हर इंसान टी टाइम पीरियड तक जीता है। मतलब हर इंसान की जो लाइफ है वो टी टाइम पीरियड की है। अब टी टाइम पीरियड जो है वो कम से कम 2 होगा, यानी टी टाइम पीरियड या तो 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा। यानी हर इंसान की जो लाइफ है वो कम से कम 2 टाइम पीरियड जिएगा। वो 2 टाइम पीरियड से ज्यादा भी जी सकता है, पर कम से कम 2 टाइम पीरियड तो जिएगा ही। एक हो गया उसकी करंट लाइफ और एक हो गई उसकी फ्यूचर लाइफ। देखिए, आमतौर पे हम लोग अपनी लाइफ में लाइफ को ईयर वाइज काउंट करते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, लाइक दिस। बट यहाँ पर उसको थोड़ा मैथमेटिकली यूज करा गया है, और टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी का यूज करा गया है, जो कि
कम से कम 2 साल होगा हर इंडिविजुअल का। उसके बाद सोसाइटी की जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं उनका एक यूटिलिटी फंक्शन लिया गया है। ये यूटिलिटी फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो यूटिलिटी फंक्शन पे ही डिपेंड करेगा। तो दूसरे एजम्पशन है यूटिलिटी फंक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये यूटिलिटी फंक्शन है। अब आप इस यूटिलिटी फंक्शन को समझ लीजिए। ये यूटिलिटी फंक्शन ये कह रहा है कि जो कंज्यूमर है, जो इंडिविजुअल है, उसकी यूटिलिटी इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो हर टाइम पीरियड में कितनी चीजें कंज्यूम करेगा। तो देखिए ये यूटिलिटी है। यूटिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? कंजम्पशन फर्स्ट टाइम पीरियड में, कंजम्पशन सेकेंड टाइम पीरियड में, इसी तरह से कंजम्पशन थर्ड टाइम पीरियड में होगा, चलता रहेगा। कहाँ तक? टी टाइम पीरियड तक। तो यूटिलिटी डिपेंड करेगी अलग अलग टाइम पीरियड में उसका कंजम्पशन कितना है। ये यूटिलिटी फंक्शन आपको ये बता रही है कि यूटिलिटी किस पे डिपेंड करेगा? अलग अलग टाइम पीरियड में किए जाने वाले कंजम्पशन पर। तीसरा एजम्पशन ये है हमारा कि ये जो यूटिलिटी फंक्शन है इसको हम लोग एडिटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एडिटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? एडिटिव फॉर्म का मतलब होता है जैसे ये यूटिलिटी फंक्शन है, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर है, हम इस यूटिलिटी फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। यूटिलिटी C1 पे डिपेंड करती है। C1 का मतलब फर्स्ट टाइम पीरियड में हमारा क्या कंजम्पशन होगा, प्लस यूटिलिटी सेकेंड टाइम पीरियड में हमारा जो कंजम्पशन है ये है C2। C2 का मतलब है कंजम्पशन, यहाँ पर C का मतलब कंजम्पशन है। उसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा। हमने इस पूरे फंक्शन में क्या करा है, इसमें प्लस लगा दिया है बीच में, तो इसको बोलते हैं एडिटिव फॉर्म। अब अगर आप इस पूरे का टोटल करो तो आपको पता है टोटल के लिए हम लोग सिग्मा का यूज करते हैं। सिग्मा का मतलब होता है सम। तो इस पूरी यूटिलिटी फंक्शन को फाइनली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा यू इज स्टैंडिंग फॉर यूटिलिटी एंड सी टी। अब हम इस वाली यूटिलिटी फंक्शन को यूज करेंगे। हमारा जो अगला अजम्पशन है वो फीचर ऑफ यूटिलिटी फंक्शन है। इस यूटिलिटी फंक्शन के दो फीचर्स हैं। पहला फीचर तो ये है कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, देखिए डेरिवेटिव क्या होगा आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप सीख लीजिएगा कहीं से डेरिवेटिव क्या होता है, अदरवाइज जितना जरूरी होगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है मोर देन 0, और जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है लेस देन 0। इन दोनों का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगी, और दूसरा जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है लेस देन 0। इसका मतलब है मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिशिंग होगी। मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव होगी और डिमिनिशिंग होगी। डिमिनिशिंग का मतलब कम होती रहेगी। हमारा लास्ट एजम्पशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है। जो पैसा आप सेव करोगे उस पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो एजम्पशंस हम लोगों ने समझ लिए हैं। अब हम लोगों को आगे जो चीज पता होनी चाहिए पूरे कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए वो है इंटरटेम्पोरल बजट कांस्टेंट ऑफ द हाउस होल्ड। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इंटरटेम्पोरल बजट कांस्टेंट क्या होता है। देखिए इंटरटेम्पोरल बजट कांस्टेंट उस कंडीशन में यूज करा जाता है जब कंज्यूमर या इंडिविजुअल का जो कंजम्पशन है वो एक से ज्यादा टाइम पीरियड में होता है। तो जो हमारा इंडिविजुअल है वो पहले टाइम पीरियड में इतना कंज्यूम करेगा, सेकेंड टाइम पीरियड में इतना कंज्यूम करेगा, थर्ड टाइम पीरियड में इतना कंज्यूम करेगा, और लास्ट टाइम पीरियड में टी में वो इतना कंज्यूम करेगा। अब जो कंजम्पशन है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इनकम पे। तो देखिए कुछ इनकम इनिशियली हमारे पास हो सकती है, इसका मतलब है हमारी इनिशियल इनकम या इनिशियल वेल्थ। इसका मतलब ये है कोई भी इंसान जब जन्म लेता है, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके पेरेंट्स से उसको कुछ ना कुछ वेल्थ मिलती है। जिस घर में वो रह रहा है या उनके अकाउंट में जो भी पैसा है कुछ ना कुछ तो उस बच्चे को मिलता ही है। किसी किसी केस में ये 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये तो हुआ इनिशियल वेल्थ जो उसके पास है। इसके अलावा जो इनकम वो खुद अर्न करता है, तो फर्स्ट टाइम पीरियड में उसने इतनी इनकम कमाई, सेकेंड टाइम पीरियड में इतनी इनकम कमाई, थर्ड टाइम पीरियड में इतनी इनकम कमाई, और लास्ट टाइम पीरियड में जो कि
वाई टी है उसने इतनी इनकम कमाई। तो इंटरटेम्पोरल बजट कांस्टेंट आपका ये कहता है आप कितना कंज्यूम करोगे अलग अलग टाइम पीरियड में, आपका जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करेगा आपकी इनिशियल क्या वेल्थ थी और आपने कितनी इनकम कमाई है। अब इसको मैथमेटिकली अगर हम इसका टोटल करें तो इसके टोटल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो टी है टी की वैल्यू है 1 से लेकर कैपिटल टी तक। देखिए सिग्मा, सिग्मा का मतलब टोटल होता है और इसको हम पढ़ेंगे 1 की रेंज 1 से लेकर टी तक है। इसका मतलब अगर आप इसको खोलोगे तो दोबारा यही आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो इस तरह से। ये तो ये हो गया हमारा इंटरटेम्पोरल बजट कांस्टेंट। दो चीजें बहुत जरूरी थी हमें पता चल चुकी हैं, एक तो यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है और अगली चीज है इंटरटेम्पोरल बजट कांस्टेंट क्या होता है। अब इन दोनों को यूज करके हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और वो जो प्रॉब्लम है वो है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे यूटिलिटी फंक्शन है हमें इसे मैक्सिमम करना है और मैक्सिमम करना है और हमारा जो सब्जेक्ट कांस्टेंट है वो है ये इंटरटेम्पोरल बजट कांस्टेंट को लेकर हम लोग इस यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमम करेंगे। कैसे करेंगे समझिए। देखिए मैक्सिमम नहीं करना के लिए हम लोग लॉगरेंजियन फंक्शन को यूज करते हैं। लॉगरेंजियन फंक्शन आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो समझ लीजिए लॉगरेंजियन फंक्शन को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमम करना होता है उसको लिखते हैं। हमें यहाँ पर इस यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि ये है, उसके बाद प्लस ये जो साइन है इसको लैम्डा कहते हैं और ये लॉगरेंजियन फंक्शन का मल्टीप्लायर है। इसके बाद क्या करना होता है, जो हमारे पास कांस्टेंट है ये जो सेकंड इक्वेशन है इसकी आप राइट हैंड साइड को लिखिएगा जो कि ये है, उसके बाद माइनस इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखिएगा जो कि ये है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आप लिखिएगा यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का मतलब ये होता है कि हमें इस पूरी इक्वेशन का इस लॉगरेंजियन फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। अब डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, हम लोग डेरिवेटिव करेंगे सी टी के रेस्पेक्ट में। तो जब सी टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तब क्या होगा, देखिए जहां जहां सी टी है उसका डेरिवेटिव करेंगे और जहां जहां पर ये कंजम्पशन यानी सी टी नहीं है उस सबका कांस्टेंट मान लिया जाएगा और उन सबका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये टर्म है, यहाँ पे सी टी है तो इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होगा तो उसके बाद यहाँ पर और ये ऐसे रहेगा, उसके बाद ये ऐसे ही रहेगा, इसके बाद ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है इसके साथ सी टी नहीं है, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होती है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होती है हम लोगों ने जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है इसको हम जीरो के इक्वल रखते हैं। तो जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये वाला पार्ट, ये पूरी इक्वेशन जीरो के बराबर आएगी। इसकी वैल्यू क्या है, ये है, ये आ गया आपका प्लस लैम्डा, ये क्या है -1, इसको आप जीरो के इक्वल रखिएगा तो ये आपके पास ये हो जाएगा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को सॉल्व करने के बाद हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब ये क्या है, यह है डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। ये मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी टी का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी इन पीरियड टी। और जो टी की वैल्यू है, देखिए टी है टाइम पीरियड, हमको पता है वो क्या है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक चलेगा टी तक।
टी तक। तो आप फाइनली कहां पर आ चुके हो, आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी आ चुकी है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। अब इसको आप ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी है फर्स्ट टाइम पीरियड में, ये मार्जिनल यूटिलिटी है सेकंड टाइम पीरियड में, ये मार्जिनल यूटिलिटी है टी टाइम पीरियड में। तो पहले टाइम पीरियड की मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरे टाइम पीरियड की मार्जिनल यूटिलिटी और तीसरे टाइम पीरियड की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो गई है, इक्वल हो गई। जब फर्स्ट टाइम पीरियड की, सेकंड टाइम पीरियड की, थर्ड टाइम पीरियड की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होगी, तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम पीरियड का कंजम्पशन, सेकंड टाइम पीरियड का कंजम्पशन, थर्ड टाइम पीरियड का कंजम्पशन और टी टाइम पीरियड का कंजम्पशन इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये है कि हम यहां तक प्रूव कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम पर हर पॉइंट पर आपका जो कंजम्पशन है यानी इक्वल होगा। हर टाइम पीरियड पे हम लोगों ने अपना कंजम्पशन इक्वल कर दिया। कहने का मतलब यह है कि मैं जितना आज कंज्यूम करता हूं मैं उतना ही कल करूंगा, उतना ही परसों करूंगा। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जब मैं एजिड हो जाऊंगा, सीनियर सिटीजन हो जाऊंगा, जब मैं कमाने लायक नहीं रहूंगा तो मैं कैसे कंज्यूम करूंगा, मैं तब भी कंज्यूम करूंगा। मैंने अपना कंजम्पशन इक्वल कर लिया है। तो यहां तक तो प्रूव हो गया। हम लोग यहां तक प्रूव कर चुके हैं कि अगर हम लोग अपने कंजम्पशन को इक्वल कर लेते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, जिसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करा था। तो ये हो गया कि मार्जिनल यूटिलिटी हर टाइम पीरियड पे इक्वल होगी, कंजम्पशन भी हर टाइम पीरियड पे इक्वल होगा। अब क्या प्रूव करना है, अब ये और प्रूव करना है कंजम्पशन हर टाइम पीरियड पे इक्वल कब होगा, जब होगा जब हम अपनी इनकम को पूरी लाइफ टाइम में बराबर बराबर हिस्सों में बांट दें। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी इनकम को हर साल बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे। जब हम अपनी इनकम को बराबर बराबर पार्ट में पूरी लाइफ टाइम में डिवाइड कर देंगे तो इससे क्या होगा, इससे हम पूरी लाइफ चीजें कंज्यूम करते रहेंगे। तो ये तो प्रूव हो गया कंजम्पशन इक्वल करना है, इनकम को डिवाइड करना है, ये कैसे प्रूव करेंगे। तो आपको याद है मैंने आपको इंटर टेम्पोरल बजट कांस्टेंट की इक्वेशन बताई थी, जो कि ये थी CT इज इक्वल टू A0 प्लस, मैं जरा मार्कर चेंज कर लूं, इसमें इंक खत्म हो गई है शायद, लाइट हो गया मार्कर, ठीक है। ये था इंटरटेम्पोरल बजट कांस्टेंट। तो ये क्या है, इसमें ये है आपका वैल्यू ऑफ टोटल लाइफ टाइम कंजम्पशन, और ये क्या है, ये है वैल्यू ऑफ टोटल लाइफ टाइम इनकम। ये इक्वेशन मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को टी से डिवाइड कर देंगे। तो जब टी से डिवाइड करेंगे तब होगा क्या, आप पहले ये नोट कर लीजिए ऊपर का, वीडियो को पॉज करके। जब आप इस पूरी इक्वेशन को टी से डिवाइड करोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे, डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू A0 प्लस सिग्मा YT इज इक्वल टू टी। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो x बार होता है ये होता है आपका सिग्मा x अपॉन n। इसका मतलब होता है मीन
मीन को हम लोग एवरेज भी कहते हैं, एवरेज। ठीक है, तो अगर सिग्मा को हम सिग्मा एक्स को एन से डिवाइड करें तो एवरेज आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये भी सिग्मा है, इसको अगर आप टी से डिवाइड कर देते हो तो इसका मतलब क्या है, अब ये एवरेज इनकम है, सॉरी एवरेज कंजम्पशन है, ये है एवरेज वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम कंजम्पशन। तो ये एवरेज वैल्यू आ गई हमारे पास लाइफ टाइम कंजम्पशन की। ऐसे ही टी से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया है एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल लाइफ टाइम इनकम। इस ये जो हमारा एवरेज कंजम्पशन है इसको बाद में हम लोग ऐसे लिख लेंगे सिर्फ टी, ये हट जाएगा एवरेज, ये सिर्फ सी टी है, सी टी का मतलब है एवरेज। एवरेज वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम कंजम्पशन को सिर्फ सी टी लिखेंगे, ये वैल्यू हमारी ऐसे ही आ जाएगी ए जीरो प्लस सिग्मा वाई टी, टी की रेंज 1 से लेकर कैपिटल टी तक है और ये हो गया टी। तो देखिए ये क्या है, ये है आपका एवरेज वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम कंजम्पशन, ये है एवरेज वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम इनकम, ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये इक्वेशन क्या बता रही है आपको, ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि आपकी एवरेज कंजम्पशन और एवरेज इनकम इक्वल हो गई। इसका थ्योरेटिकल क्या मतलब है, इसका थ्योरेटिकल मतलब ये है हमारी पूरी लाइफ में हम लोगों ने अपनी एवरेज इनकम को डिवाइड कर दिया जो कि किसके इक्वल हो गई, एवरेज कंजम्पशन के इक्वल हो गई। तो ये बात हम प्रूव कर चुके हैं कि हम अपनी इनकम को इक्वल डिवाइड करेंगे हर साल, जिससे हमारा हर साल कंजम्पशन भी इक्वल हो। ये इक्वेशन आपको यही बता रही है कि एवरेज इनकम और एवरेज कंजम्पशन इक्वल हो जाएगा। और जब एवरेज इनकम को आप इस तरह से डिवाइड कर देते हो कि वो एवरेज कंजम्पशन के इक्वल हो जाए, तो इस सिचुएशन को ही हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन स्मूथिंग। ये इक्वेशन कंजम्पशन स्मूथिंग की है। अब बात ये आती है कि आप कंजम्पशन को स्मूथ करते कैसे हो, अपनी इनकम को इक्वल कैसे डिवाइड करते हो। हम अपनी इनकम को इक्वल ऐसे डिवाइड करते हैं कि हम कुछ इनकम को सेव करते हैं, तो उसके लिए हमें सेविंग की इक्वेशन भी पता होनी चाहिए। पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम सेविंग की इक्वेशन को समझते हैं। तो देखिए अब हम लोग सेविंग की बात करते हैं, सेविंग एट पॉइंट टी। तो जो सेविंग है आपको पता है, सेविंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम में से हम लोग कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये है आपकी सेविंग एट पॉइंट टी, ये है आपकी करंट इनकम। करंट इनकम का मतलब है ये आपकी टी टाइम पीरियड पे इनकम है। और ये क्या है, देखिए इसकी वैल्यू ये है, ये तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे वाई टी जो कि आपकी करंट इनकम है माइनस सी टी, सी टी की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। ये तो हम लोगों ने सी टी की वैल्यू रख ली है। तो देखिए ये तो हो गई आपकी करंट इनकम, ये है आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल लाइफ टाइम इनकम, ये है आपकी सेविंग। अब सेविंग कम होगी, सेविंग आपकी जब होगी जब ये वाली वैल्यू ज्यादा हो इस वाली वैल्यू से। ये वैल्यू है आपकी करंट इनकम। तो अगर आपकी करंट इनकम एवरेज वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम कंजम्पशन से ज्यादा होगी तो ही हम सेविंग कर पाएंगे। तो सेविंग तक आप समझ चुके हो। अब बात ये आती है कि जो हमारा बेस, हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की जो थ्योरी है ये मोदिग्लानी
एक इकोनॉमिस्ट का नाम है, एंड ब्रमबर्ग, ये भी इकोनॉमिस्ट का नाम है, इन लोगों ने दी थी। तो ये जो पूरी थ्योरी है इन लोगों की ही है। अब ये लोग क्या कहते हैं, सेविंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि जब जो सेविंग है वो हमारी लाइफ के स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में बहुत कम होती है, या नहीं भी होती है, या फिर माइनस में होती है, और सेविंग हमारी जो लाइफ है उसके एंड में कम होती है, या फिर नहीं होती है, या फिर माइनस में भी होती है। सेविंग ज्यादा कब होती है, हमारी सेविंग ज्यादा होती है हमारी मिडिल एज पे। समझिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है पहले तो वो छोटा होता है, वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तब तक तो उसके पास कोई इनकम आई नहीं, यानी अपनी लाइफ की बिगिनिंग में उसने कुछ पैसा नहीं कमाया, तो सेव कहां से करेगा, सेविंग होगी नहीं। ऐसे एक इंसान जब सीनियर सिटीजन हो जाता है तो वो काम करने के लायक नहीं रहता है, उसकी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक जो एम्प्लॉय होते हैं सीनियर 60 साल के बाद वो रिटायर्ड हो जाते हैं। कुछ लोगों का अपना बिजनेस होता है, वो थोड़ी बहुत इनकम कमाते रहते हैं, बट उनकी इनकम उतनी नहीं होती है जितनी पहले थी। इनकम हम कमाते हैं वो सबसे ज्यादा कब होती है, इनकम सबसे ज्यादा होती है जब हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद काम करना स्टार्ट करते हैं, यानी हमारी लाइफ के मिड में, बीच में। जो टाइम पीरियड अगर आप एवरेजली मानो तो सबका अलग अलग है, फिर भी हम अगर ये मान के चलें कि 25 की एज तक हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और हम लोग अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, 60 साल तक हम लोग अर्निंग करते हैं खूब, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं, हमारी इनकम कम हो जाती है, तो बीच का टाइम पीरियड है, इसमें सेविंग ज्यादा होती है। अब इस बात को मोदी गिलानी और ब्रमबर्ग ने एक डायग्राम की हेल्प से भी समझाया है, उस डायग्राम को हम लोग समझते हैं, और इस कंसेप्ट को, डायग्राम के कंसेप्ट को नाम दिया है इनकम एंड कंजम्पशन स्प्रेड ओवर लाइफ टाइम, यानी पूरी लाइफ टाइम में हमारा इनकम और कंजम्पशन का स्प्रेड कैसा रहता है। तो देखिए, इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। यहां पर हम लोगों ने टाइम को दिखाया है टी, यहाँ पर कंजम्पशन और इनकम दोनों को दिखाया है। तो देखिए, हम लोगों ने ये माना था कि कंजम्पशन हमें इक्वल रखना है, बराबर रखना है पूरी लाइफ टाइम। तो कंजम्पशन तो हो गया ये इक्वल है, ठीक है। अब इनकम की बात करते हैं, तो इनकम ऐसे होती है, ऐसे यहां पे ये पॉइंट काट रहा है, ये आपकी इनकम है। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे यहां पे इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में हमारा जो कंजम्पशन है ये ज्यादा है और हमारी इनकम कम है। अब इनकम बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। पहले तो आप कंजम्पशन का नेचर समझ लीजिए, कंजम्पशन का नेचर तो ये फिक्स है। इनकम का नेचर ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपके जो ये मोदी गिलानी ब्रमबर्ग है उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। उन्होंने माना है कि इनकम ऐसे होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम पॉइंट पे हो जाएगी, फिर घटने लगेगी। तो स्टार्टिंग में ही आपका बिगिनिंग ऑफ लाइफ है, यहाँ पर आपकी लाइफ का बिगिनिंग है स्टार्टिंग में, तो आपके यहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा है, कुछ कमा तो नहीं रहे हो, तो आपकी कंजम्पशन ज्यादा है इस पूरे टाइम पीरियड में। देखिए, तो यहाँ पर कुछ सेव नहीं हो पा रहा है, बल्कि हम सिर्फ खर्च कर रहे हैं, इनकम कुछ भी नहीं है, इसको बोलते हैं डिससेव। ऐसे ही जब हम लोग एजेड हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, तो उस केस में भी हमारी इनकम कम होने लगती है, कंजम्पशन ज्यादा होते हैं। तो इस सिचुएशन में भी देखिए कंजम्पशन हमारे ज्यादा है और हमारी इनकम कम है। तो ये जो सिचुएशन है, ये सारा जो पोर्शन है, यहाँ पर भी हम लोग डिससेव कर रहे हैं, कुछ सेविंग नहीं हो रही, सिर्फ खर्चा ज्यादा है और इनकम हमारी कम है। इसके बाद हमारी सेविंग बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, यहाँ पर हमारी सेविंग मैक्सिमम हो जाती है, फिर हमारी सेविंग घटने लगती है। यहाँ पर हमारी सेविंग मैक्सिमम हो चुकी है, बाकी ये पूरा एरिया हमारा सेविंग का है, इस पूरे एरिया में हमारी सेविंग हो रही है। और जो हमारी सेविंग क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे कंजम्पशन हमारी इनकम से ज्यादा है। ये है जब हम लोग अपनी एज के मिडिल टाइम में हैं, ठीक है, जहां पर हम लोग पैसा कमा रहे हैं। तो ये हो गया। अब लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में जो हमें लास्ट चीज समझनी है, वो समझनी है कि शॉर्ट रन में कंजम्पशन फंक्शन कैसा होता है
और लॉन्ग रन में कंजम्पशन फंक्शन कैसा होता है, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग कंजम्पशन फंक्शन को दो सिचुएशंस में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं, क्योंकि इस डायग्राम की हेल्प से ही समझेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इनकम को दिखाया है, वर्टिकल एक्सिस पे कंजम्पशन को दिखाया है। ये आपका कंजम्पशन है और आपको पता है ये एवरेज कंजम्पशन है। और आप इसे करंट कंजम्पशन भी कह सकते हो। तो ये इक्वेशन आपको ही बताती है, इक्वेशन में पहले बता चुका हूं कैसे है ये। एवरेज कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन आपका सिर्फ आपकी करंट इनकम पे डिपेंड नहीं करता, ये करंट इनकम है, बल्कि आपकी इनिशियल इनकम पे भी करता है। देखिए हम बचपन में जब कुछ नहीं कमाते हैं तब भी तो चीजें कंज्यूम करते हैं, कहाँ से, हमारे पेरेंट्स की इनकम। तो हमारी पेरेंट्स की जो इनकम है वो हमारे लिए इनिशियल स्टॉक ऑफ वेल्थ है। तो ये हो गया इनिशियल स्टॉक ऑफ वेल्थ, ये भी पहले समझा चुका हूँ। ये हमारी इनकम है जो हम खुद से कमाते हैं। इसको अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करके टी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम इनकम आ जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि करंट कंजम्पशन सिर्फ आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि आपकी इनिशियल इनकम पे भी डिपेंड करता है। अब दूसरी बात, ये जो डायग्राम है इसमें ये एक शॉर्ट रन कंजम्पशन है, ये भी एक शॉर्ट रन कंजम्पशन है, ये भी एक शॉर्ट रन कंजम्पशन है। देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप लॉन्ग रन की तरफ जा रहे हो तो ये फंक्शंस शिफ्ट हो रहे हैं, इनका इंटरसेप्ट शिफ्ट हो गया। ये पहला था, फिर शिफ्ट हो गया, फिर शिफ्ट हो गया। तो शिफ्ट होते होते लॉन्ग रन में हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन बनेगा वो कुछ ये होगा। ठीक है, अब ये लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन 45 डिग्री का है। इसकी हॉरिजॉन्टल साइड और वर्टिकल साइड दोनों तरफ जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, इधर का भी डिस्टेंस, इधर का भी डिस्टेंस। यहां से आप ये बात समझिए, जो एपीसी है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको निकालते हैं हम लोग सीटी डिवाइडेड बाय वाईटी, आपको पता है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम होती है। ये लॉन्ग रन में एलआर इज स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग रन, कांस्टेंट होगी। क्यों कांस्टेंट होगी? क्योंकि वर्टिकल साइड और हॉरिजॉन्टल साइड का डिस्टेंस इक्वल है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन 45 डिग्री का है। ठीक है, अगली बात, शॉर्ट रन में और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दोनों का एक ही मतलब है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर आपकी जो असेट्स का स्टॉक है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। बट ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम, यानी कि लॉन्ग पीरियड में जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाओगे स्टॉक ऑफ असेट्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, स्टॉक ऑफ असेट्स इंक्रीज करेगा। आप इसे ये भी कह सकते हो कि शॉर्ट रन में जो आपका कंजम्पशन है वो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ। तो देखिए ये शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन इंप्रूव करते जा रहे हैं ना, ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो शिफ्ट करते जाएंगे और लॉन्ग रन में आपके पास एक ऐसा कंजम्पशन फंक्शन आएगा जो ये बता रहा है कि इनका जो शिफ्ट है वो आपको ये बता रहा है कि आपकी असेट्स का स्टॉक इंक्रीज होता जा रहा है। तो देखिए आज की जो क्लास है हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में हमें इतना ही पढ़ना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।